classes. नमस्कार। हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में और स्पेशली ये जो हम वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ बलूनी क्लासेस, ये हम एक शॉर्ट टर्म कोर्स या आप इसे क्रैश कोर्स कह सकते हैं जो 2020 नीट और जेईई मेंस के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें हम सभी चैप्टर्स को थॉरोली रिवाइज करेंगे। वैसे तो बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशंस होती हैं हर चैप्टर के बारे में, लेकिन फिलहाल हम हर चैप्टर को एक रिवीजन मोड में रखेंगे। उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, उससे रिलेटेड क्विक फॉर्मूले और जो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस कवर कर सकें, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। तो बिना डिले किए हुए हम शुरू करते हैं फिजिक्स, और उसमें सबसे पहली बात करेंगे हम वेक्टर की। तो वेक्टर से हमारी कहानी शुरू होती है। तो सबसे पहले वेक्टर के बारे में जान लेना बड़ा ज़रूरी है। एग्जैक्टली ये वेक्टर है क्या? वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास डायरेक्शन होता है। फंडामेंटली क्लासिफिकेशन के लिए कहा जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन नहीं है और वो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन होना इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? हमें एक अलग से चैप्टर की स्टडी करनी पड़ी। ये हम जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हमें इसकी जरूरतें समझ में आएंगी। इस चैप्टर की ज्यादातर इंपॉर्टेंट बातें जो है वो आगे आने वाले चैप्टर्स में समझ में आती हैं, जब इनका हम यूज देखते हैं, इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो फिलहाल हम वेक्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। वेक्टर क्या है, हमें इसे पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ती है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले हर चैप्टर में वेक्टर का भरपूर इस्तेमाल होता है और बिना वेक्टर के कंप्लीट इंफॉर्मेशन के पूरे फिजिक्स को समझना बड़ा ही मुश्किल है, क्लोज टू इम्पॉसिबल है। तो बात करते हैं वेक्टर के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। एक जनरल लाइफ से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत होती है। फिजिकल क्वांटिटीज से के ऊपर भी ना जाए, हम एक सिंपल सी बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे खड़े हैं और हमसे आके किसी दूसरे लोकेशन के लिए कोई एड्रेस पूछता है, जैसे हम मान लीजिए नेहरू कॉलोनी में खड़े हैं और हमसे किसी ने पूछा कि यहाँ से आईएसबीटी कहाँ है। तो अगर हम उसे ये बताते हैं कि आईएसबीटी यहाँ से 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, तो क्या ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है उस इंसान को आईएसबीटी तक पहुंचाने के लिए? बिल्कुल नहीं। उसके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क होगा। 5 किलोमीटर इन्फिनिट रेडियस हो सकते हैं। तो सबसे जरूरी है ये बताना कि यहां से 5 किलोमीटर ईस्ट, 5 किलोमीटर नॉर्थ, मतलब जहां भी लोकेटेड हो। अगर हम ये डायरेक्शन के साथ डिस्टेंस की बात करते हैं, डायरेक्शन के साथ उसके लोकेशन की बात करते हैं, तो ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के लिए। लेकिन अगर हमसे दूसरा सवाल पूछ लिया जाए कि यहां से आईएसबीटी जाने में कितना समय लगेगा, तो आप कह सकते हैं 30 मिनट्स। तो इसे कहने के लिए ये जरूरत नहीं पड़ेगी 30 मिनट्स इन नॉर्थ डायरेक्शन, 30 मिनट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, 30 मिनट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस तरह की बातें एक बिना सेंसलेस बातें लगेंगी। तो इससे हमें दो बातों का पता चला। एक, लोकेशन, जिसके लिए हमें सिर्फ ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितनी दूरी पे है, जिसे आप मैग्नीट्यूड कहते हैं। उसमें एक और चीज एसोसिएटेड है। इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है बताना कि डिस्टेंस के साथ साथ, मतलब कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ, वो कहां लोकेटेड है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ गई, लेकिन वहीं पे दूसरी फिजिकल क्वांटिटी टाइम है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बस यहीं से जरूरत शुरू हो जाती है हमारे क्लासिफिकेशन की, जिसे हम स्केलर और वेक्टर के कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। हम मेनली वेक्टर पे फोकस करेंगे। अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट दिमाग में आती है कि क्या सिर्फ डायरेक्शन के एसोसिएट हो जाने से ये एक नई मैथमेटिक्स बन जाती है, एक नया कंपोजिशन मैथमेटिक्स का प्रिपेयर हो जाता है, या इसके लिए हमें एक अलग से चैप्टर पढ़ने की जरूरत होती है? बिल्कुल, इसका जवाब है हाँ। सिर्फ डायरेक्शन एसोसिएट हो जाने से बहुत सारी इंफॉर्मेशन, कैलकुलेशन के तरीके बदल जाते हैं। उसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, कॉमन सेंस का यूज करके भी समझ सकते हैं। तो फंडामेंटल जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है वेक्टर और दूसरा है स्केलर। स्केलर के बारे में मैं थोड़ा सा ये कह सकता हूं कि जो क्वांटिटीज वेक्टर नहीं है वो स्केलर है। स्केलर की कोई प्रिसाइज डेफिनेशन हमारे पास है नहीं। वेक्टर जो नहीं है वही क्वांटिटी स्केलर है। तो मेनली हम बात करते हैं वेक्टर के बारे में। वेक्टर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो वेक्टर की डेफिनेशन के लिए हम लिख सकते हैं
a physical quantity having magnitude. एक और बात इसमें रोक देते हैं हम, डायरेक्शन। डेफिनेटली फिजिकल क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो होना ही है, बट उसमें एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, डायरेक्शन। और एक और बात हम इसमें ऐड करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, आने वाले जब हम टॉपिक्स को कवर करेंगे तो उस तीसरी बात का पता चलेगा। फिलहाल जो डेफिनेशन है उसे कंप्लीट करने के लिए, अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड following the vector algebra is called vector quantity. मेरा पर्सनली ये मानना है कि फिजिक्स में जब हम किसी भी टर्म की बात करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, किसी भी फेनोमेनन की बात करते हैं, तो उसके लिए डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डेफिनेशन उस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, हर इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने का एक जरिया होता है डेफिनेशन। तो जैसा इस डेफिनेशन पे हम फोकस करें, अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलोइंग द वेक्टर अलजेब्रा इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं और उसमें ये सबसे लास्ट वाली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, बट वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, डायरेक्शन है बट वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, तो ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, वैसी क्वांटिटी को हम स्केलर की कैटेगरी में रखेंगे। एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक करंट ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। वेक्टर अलजेब्रा एग्जैक्टली क्या है, स्टार्टिंग में ये बात दिमाग में आ सकती है, लेकिन वो धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे कि बेसिकली वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर की कैलकुलेशंस क्या है, तो वो बातें क्लियर होती चली जाएंगी। तो वेक्टर क्वांटिटीज को स्टडी करने के लिए एक अलग मैथमेटिक्स होती है, क्योंकि उसके साथ डायरेक्शन एसोसिएट हो जाता है, और डायरेक्शन एसोसिएट हो जाने की वजह से उसके कैलकुलेशन का पूरा जो तरीका है वो चेंज हो जाता है। इसलिए वेक्टर की स्टडी में एक अलग तरह के मैथमेटिक्स की जरूरत है, और जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन, अब फिजिक्स को पढ़ने के लिए किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने की जरूरत होती है। रिप्रेजेंटेशन एक नोटेशन हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन एक अल्फाबेटिकल नाम हो सकता है, और रिप्रेजेंटेशन एक डायग्राम भी हो सकता है, एक ग्राफ भी हो सकता है। तो रिप्रेजेंटेशन के मल्टीपल तरीके होते हैं, और बिल्कुल उसके लिए हमें वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका ऑप्ट करना पड़ेगा। हमें यह डिफाइन करना पड़ेगा कि फंडामेंटली वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो धीरे धीरे हमारी जरूरतों के साथ ये बातें क्लियर होती चली जाएंगी कि वेक्टर और उससे एसोसिएटेड चीजों को जिस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया, वो इंफॉर्मेशंस हमें आगे किस तरह से काम आएंगी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में हम बात करते हैं वेक्टर्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं फोर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। आने वाले चैप्टर्स में हम देखते जाएंगे डिफरेंट टाइप के वेक्टर क्वांटिटीज हमें मिलेंगे। तो एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं फोर्स। हमने कहा फोर्स है एक क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है एज वेल एज डायरेक्शन है, और साथ ही साथ ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है, इसलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक फोर्स है 10 न्यूटन का जो ईस्ट डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। तो अब हम इस स्टेटमेंट को बार बार लिखें, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। तो इस स्टेटमेंट को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसे ही हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और स्ट्रेट लाइन पर एक हम कैप लगा सकते हैं, मतलब एक एरो लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इस प्लेन में डायरेक्शन को डिसाइड करें तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो फोर्स
जो कि 10 न्यूटन का है, हम कह लेते हैं 10 न्यूटन का एक फोर्स है डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, तो हम एक अप्रोक्सीमेट स्केलिंग कर लेते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा वो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगा। जैसे अगर हम 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक कैप का यूज कर लेते हैं, एरो का यूज कर लेते हैं, तो इस स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा वो हमें फोर्स का रिप्रेजेंटेशन बताएगा। इसका मतलब थोड़ा और समझते हैं, 1 सेंटीमीटर स्टैंड्स फॉर 1 न्यूटन। बस एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, एक शक्ल देने की कोशिश है फोर्स को। 1 सेंटीमीटर को हम मान रहे हैं, स्केलिंग कह सकते हैं इसे। हमने माना कि 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब स्ट्रेट लाइन का 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है। तो 10 सेंटीमीटर की जो स्ट्रेट लाइन है, जो एरो लाइक स्ट्रक्चर है, वो 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा और डायरेक्शन हमें इस तरह से पता लग जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, एंगुलर मोमेंटम हो, टॉर्क हो, आने वाली जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको रिप्रेजेंट करने का यही फंडामेंटल तरीका है। हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और उसकी स्केलिंग कर देते हैं। हालांकि ये बहुत प्रिसाइज हो गया, लेकिन जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हम इतना ध्यान नहीं रखते हैं। 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एक आइडिया लेके हम चीजों को करते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि F1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, और हम एक दूसरा फोर्स ले लेते हैं F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट, एंड वी वांट टू रिप्रेजेंट दीज टू वेक्टर्स डायग्रामेट्रिकली। हम इस स्ट्रक्चर से इनको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो बार बार हम स्केल लेके मेजर नहीं करेंगे, एक आइडिया हम इसमें यूज करेंगे। जैसे बता देता हूं मैं, F1 इक्वल्स टू 20 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। हमने एक स्ट्रेट लाइन बना ली थोड़ी बड़ी, हम कह देते हैं F1 ये फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 20 न्यूटन। दूसरा F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। हमने वेस्ट की तरह एक छोटी लाइन बना ली, तो F2 ये दूसरा वेक्टर हो गया और ये हो जाएगा 5 न्यूटन। तो एक रिप्रेजेंटेशन का ये ओवरऑल तरीका हो गया, जिसमें हम सभी वेक्टर्स को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये समझ सकते हैं आप। रिप्रेजेंटेशन के बाद आता है रिप्रेजेंटेशन में यूज होने वाले कुछ नोटेशंस की। स्पेशली मैंने देखा है जो बायो बैकग्राउंड के, जो मेडिकल के लिए प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए मैथमेटिकल नोटेशंस एक अनसुलझी सी पहेली हो जाती है कि ये क्या लिख दिया। तो इसको बड़ा आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता है। एक बार आप चीजों को समझ जाएं कि ये नोटेशन किस चीज के लिए है, तो आगे का काम हमारे लिए आसान हो जाता है। और जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए शायद चीजें इतनी मुश्किल नहीं होती। तो उसके लिए हम सबसे पहला काम करते हैं, जैसे अगर हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके ऊपर एक छोटा सा एरो लगा देते हैं इधर ऐसे। तो ये हमें क्वांटिटी क्या बताता है, वेक्टर ए या वेक्टर ए वेक्टर हम इसको कह सकते हैं। ये क्वांटिटी हमें, या ये नोटेशन बताता है कि ए जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है और वेक्टर अलजेब्रा को ये फॉलो करता है। लेकिन अगर हम सिंपली ऐसा लिख देते हैं ए मॉड, इसको हम मॉड्यूलस बोलते हैं, इसे शॉर्ट में हम मॉड कह सकते हैं। तो अगर हम ये मॉड लगा देते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो नोटेशन है जस्ट एक, इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और इस नोटेशन का मतलब होता है ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड। आप इसको मॉड ए कह सकते हैं। कभी कभी अगर हम ये वाला नोटेशन यूज नहीं कर सकते, अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू ए, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए हो सकता है। तो अगर ऐसा इस पे एरो नहीं है तो आप इसको मैग्नीट्यूड कंसिडर कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका कोई मैग्नीट्यूड है जैसे 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेक्टर एक वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा जिसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड होगा, और इस नोटेशन में डायरेक्शन की कहीं से कोई बात नहीं होती है। तो कुल मिला के फाइनल कंक्लूजन मेरा ये है नोटेशन बताने का कि वेक्टर इस तरह से अगर रिप्रेजेंटेड है तो हम इसमें इसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें एसोसिएटेड है। सिर्फ मैग्नीट्यूड और सिर्फ डायरेक्शन से ये चीजें कंप्लीट नहीं होती हैं। लेकिन अगर इसके पास हमने ये सब मॉड लगा दिया, मॉड्यूलस लगा दिया, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जब वेक्टर के साथ दो चीजें एसोसिएटेड है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, तो हमें जरूरत पड़ती है कभी सिर्फ डायरेक्शन की, कभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की, कभी दोनों की। तो इस तरह के नोटेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे।
अब हम कुछ बातें इसमें डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ फंडामेंटल डेफिनेशंस की जरूरत है। जैसे हम कह सकते हैं, एक होते हैं पैरेलल वेक्टर्स। नाम से ही क्लियर है। पैरेलल वेक्टर्स हम किन वेक्टर्स को कह सकते हैं? जिनके डायरेक्शंस सेम हो, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं, दोनों वेक्टर्स अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकती हैं, बट पैरेलल वेक्टर्स का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन का सेम होना। तो हम ऐसा कह सकते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, टू वेक्टर्स डायरेक्टेड along same direction। अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो कहीं से भी दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि वो दोनों पैरेलल वेक्टर्स एक ही टाइप के वेक्टर होंगे या दो सेम टाइप की क्वांटिटीज ही पैरेलल वेक्टर्स हो सकती हैं। तो टू parallel vectors may represent different physical quantity and may have different units and dimensions। दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। वैसे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के बारे में हम फिर से फोकस करेंगे। एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स is 0 डिग्री। तो ये पैरेलल वेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। दो वेक्टर्स जो कि पैरेलल हैं वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उनके यूनिट्स और डायमेंशंस डिफरेंट हो सकते हैं, और दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल हमेशा 0 डिग्री माना जाएगा। आप इस इंफॉर्मेशन को नोट कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। दो ऑपोजिटली डायरेक्टेड वेक्टर्स को, मतलब एक अगर ईस्ट में डायरेक्टेड है, दूसरा वेस्ट में डायरेक्टेड है, एक अगर साउथ में डायरेक्टेड है, दूसरा नॉर्थ में डायरेक्टेड है, मतलब कोई भी दो डायरेक्शंस जो एक दूसरे के ऑपोजिट हों, वैसे वेक्टर्स को हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। और इसमें भी वही प्रॉपर्टीज है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मतलब ये कहीं से नहीं होता कि वो सेम टाइप की क्वांटिटीज होनी चाहिए। डिफरेंट क्वांटिटीज के वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना भी एंटी पैरेलल वेक्टर्स में यूज किया जा सकता है। तो सेम प्रॉपर्टी, ऑपोजिटली डायरेक्टेड वेक्टर्स। मैं एक रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकता हूं। अगर आपके पास एक वेक्टर P है और एक वेक्टर Q इस तरफ डायरेक्टेड है, तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो सकते हैं। बोथ में रिप्रेजेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज और एंगल बिटवीन एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 180 डिग्री। दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये मिलती जुलती बात है, इसे भी नोट कर सकते हैं।
हम बात करेंगे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अभी अभी हमने देखा पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री, ऑपोजिटली डायरेक्टेड वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अलग अलग एंगल भी पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन इसमें नोट करने वाली बात है कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल मिनिमम 0 डिग्री हो सकता है और मैक्सिमम 180 डिग्री भी हो सकता है। अब ये कहने वाली बात है कि एंगल तो 180 डिग्री से भी ज्यादा हो सकता है, पॉसिबल है, बट वेक्टर में उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। 0 से 180 के बीच में इंक्लिनेशन ही कन्वेंशनली एक्सेप्टेड है और उसी को बेसिस मान के बाकी के हमारे कैलकुलेशंस परफॉर्म किए जाएंगे। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मिनिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री हो सकता है और मैक्सिमम एंगल between two vectors is 180 degree. Minimum angle between two vectors is 0 degree and maximum angle between two vectors is 180 degree। मतलब दो वेक्टर्स के बीच में जितना भी जो भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सभी 0 से 180 डिग्री के बीच में होंगी। अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे स्टूडेंट्स में देखने को मिलता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को लेके कंफ्यूजन, और कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं प्रीवियस ईयर में जिसमें देखा गया है कि आज जानते हुए भी बच्चे उस तरह के क्वेश्चंस का जवाब गलत दे देते हैं और उसमें फिर ये पता चलता है कि इनको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स में कंफ्यूजन था। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें मैं एक इंटरप्ट करके बोलना चाहूंगा, जब भी हमारा फंडामेंटल, हमारी जो बेसिक्स हैं, अगर वो वीक हैं, अगर हम ए बी सी डी नहीं जानते किसी चीज की, तो हम कभी भी उसके अपर लेवल पे नहीं जा पाएंगे, उससे रिलेटेड बड़े क्वेश्चंस और चैलेंजिंग क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और कभी कभी तो पता भी नहीं लगता स्टूडेंट्स को, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जब मैं देखता हूं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो उन्हें खुद भी नहीं पता कि उन्हें ये कंफ्यूजन है। ये उनकी कॉपी देखने के बाद, उनके आंसर्स देखने के बाद, सॉल्यूशन का अप्रोच देखने के बाद पता चलता है कि फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है वही क्लियर नहीं है। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में कुछ बेसिक बातों पे बात करूंगा, फिर आगे जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो थोड़ा हम थॉरोली जल्दी देखेंगे इन चीजों को। तो फिर से आते हैं वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये हम समझ गए कि 0 से 180 के बीच में होता है। तो बाकी एंगल्स हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? अब इसके लिए डिफरेंट तरीके हो सकते हैं समझने के। मेरा जो पर्सनल मानना यह है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मतलब होता है उनके डायरेक्शंस के बीच में एंगल। दो वेक्टर्स कहां पे लोकेटेड हैं इस बात से एंगल जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। उनके डायरेक्शंस के बीच का जो एंगल होता है वही एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स माना जाता है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, जैसे अगर हम वेक्टर यहां बना लेते हैं, एक वेक्टर हमने यहां बना लिया और इसको हम कह लेते हैं वेक्टर ए, और एक वेक्टर हम यहां बना लेते हैं, इसको हम कह देते हैं वेक्टर बी। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, हमें ये एंगल भी गिवन है। सिंपल, इसको एक क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, एग्जांपल भी समझ सकते हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कितना एंगल है, हमसे सवाल सिंपल पूछ लिया जाए तो हम क्या जवाब देंगे? अब वेक्टर ए का जो डायरेक्शन देखें वो इधर है और वेक्टर बी का डायरेक्शन इधर है। मतलब हम देखें तो ये रहा वेक्टर ए का डायरेक्शन और ये रहा वेक्टर बी का डायरेक्शन। तो ए और बी के बीच के डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स माना जाएगा। अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो डेफिनेटली ये एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में इस जो सिचुएशन है इसके हिसाब से एंगल क्या होना चाहिए, 60 डिग्री। अगर ये बात कंफ्यूजिंग लग रही है डायरेक्शन बिटवीन द वेक्टर्स का क्या मतलब है, तो उसको समझने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, वो भी हम समझते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स क्वेश्चन में है, गिवन है, और आपको उनके बीच में एंगल आइडेंटिफाई करना है, एंगल का यूज करना है, तो दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल आप कनेक्ट कर दें। टेल टू टेल, बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड आप कनेक्ट कर दें।
अब उन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा वो उनके टेल टू टेल कनेक्ट होने के बाद जो एंगल उनके बीच में बनेगा उसका स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स होता है। ये तो स्टेटमेंट हो गया, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। एक छोटा सा फिर से एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास वेक्टर ए है और एक वेक्टर हमारे पास बी है, इनके बीच में एंगल हमें 60 डिग्री गिवन है। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल 60 डिग्री है या कुछ और है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसा कि मैंने पहला अप्रोच बताया, उनके डायरेक्शंस के बीच का एंगल ही एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स होता है। ये अगर हम बात करें तो ये है वेक्टर ए का डायरेक्शन, ये है वेक्टर बी का डायरेक्शन, तो ये एंगल नहीं, ये वाला एंगल जो है, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल 120 होगा और ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स माना जाएगा। ये तो पहला अप्रोच हो गया। जो दूसरी बात मैं बता रहा था कि आप इन दोनों वेक्टर्स के टेल को कनेक्ट कर दो बिल्कुल एज इट इज, बिना डायरेक्शन चेंज किए। तो उसके लिए हम किसी एक वेक्टर को एज इट इज ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ये वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया और बी के टेल को ए के टेल से मिला देंगे सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन का मतलब हुआ जो एंगल गिवन है आपको वो चेंज नहीं होता है। तो अगर हम बी को यहां से उठा के ठीक यहां पे बना देते हैं, प्रोजेक्शन समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बी को यहां से उठा के हम एज इट इज यहां पे अगर बना देते हैं तो हमें कौन सा एंगल गिवन था? ये वाला एंगल गिवन था। आपको खुद ही रिलेट करना पड़ेगा, कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा कि ये दोनों पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सेम है। तो हमने इन ए और बी के टेल टू टेल को कनेक्ट कर दिया। अब इनके बीच में दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये पूरा एंगल। तो ये पूरा नहीं लेना है, छोटा वाला लेना है। ये 60 डिग्री एंगल है और इनके बीच में एंगल ये है 120 डिग्री। तो ए और बी के बीच का जो एंगल माना जाएगा वो 120 डिग्री माना जाएगा। तो जब दो, अच्छा एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो दो वेक्टर्स को टेल टू टेल आप कनेक्ट कर सकते हैं और उनके बीच में जो छोटा एंगल होगा वो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहा जाएगा। 2-4 प्रैक्टिस करने से ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक वेक्टर ये ले लिया और हमने एक वेक्टर ले लिया ऐसा। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। ये एंगल हमें 45 डिग्री गिवन है। तो क्या एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी 45 डिग्री माना जाएगा या कुछ और होगा? तो देखो, इसका हेड और इसका टेल कनेक्टेड है। हमने कॉन्सेप्ट में क्या सीखा? दोनों वेक्टर्स के टेल कनेक्टेड हो या फिर दोनों वेक्टर्स के हेड कनेक्टेड हो। तो मैं इसी डायग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा। इसको यहां से उठा के मैं यहां बना देता हूं सो दैट कि बी और ए के टेल टू टेल आपस में कनेक्ट हो जाए। वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमने रिप्रेजेंट किया, ये टेल टू टेल कनेक्ट हो गया। अब हमें एंगल कौन सा गिवन था? अगर हम इस लाइन को इधर प्रोसीड करें तो ये वाला एंगल 45 है, तो डेफिनेटली ये 45 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ये एंगल नहीं माना जाएगा। इनके लाइंस के बीच का एंगल, एक एंगल तो ये बन रहा है, दूसरा एंगल आप ये कह सकते हैं, लेकिन ये बड़ा वाला एंगल यूज नहीं करना। स्मॉलर एंगल को ही एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स माना जाता है। तो ये अगर 45 डिग्री है तो इनके बीच में ये एंगल माना जाएगा 135 डिग्री। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल ना कि 45 होगा, 135 डिग्री माना जाएगा। और इस तरह के 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं जिसमें एंगल को लेके कंफ्यूजन होता है और ऑप्शन में भी इनफैक्ट वो कंफ्यूज्ड होने के बाद जो आप सॉल्व करते हैं वो अवेलेबल होता है। तो ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स के बारे में बात हो गई। एक और वेक्टर हम डिफाइन कर लेते हैं फटाफट, आगे उसके बाद प्रोसीड करेंगे, और उसका नाम है यूनिट वेक्टर। इसके बारे में हम थोड़ा अभी इस इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, आगे हम और डिटेल में भी जानेंगे। यूनिट वेक्टर एक काफी इंपॉर्टेंट वेक्टर होता है। तो यूनिट वेक्टर जैसा कि नाम से क्लियर है, यूनिट का मतलब होता है 1। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। तो डेफिनेशन के हिसाब से जो सबसे पहली चीज हो गई, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, a vector having magnitude 1 is called a unit vector। ये फंडामेंटल डेफिनेशन से क्लियर हो गया। इसकी अगर हम दूसरी बात करें, इसको स्पेशली क्यों डिफाइन करना पड़ा, स्पेसिफिकली यूनिट वेक्टर हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, तो दूसरी बात यह है, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन to a vector quantity।
इसके बारे में हम बात करेंगे। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और इसको ये क्यों डिफाइंड है? इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन टू अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके बारे में हम अभी बात कर लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है, यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ये एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि यूनिट वेक्टर के पास कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता। इसकी वजह ये है दूसरा स्टेटमेंट, इसमें लिखा है इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन टू अ फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे अगर हम इसका यूज करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, तो सिर्फ उस फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन अवेलेबल होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, उसका डायमेंशन सेम रहना चाहिए। इसलिए यूनिट वेक्टर को यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होना बेहद जरूरी है। तो यूनिट वेक्टर एक 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर होता है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये कैसे हमारे यूज आएगा। आप इसे नोट कर सकते हैं। अब क्योंकि एक स्पेशल टाइप का वेक्टर है इसलिए इसका नोटेशन भी अलग है। तो कन्वेंशनली अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। x एक्सिस तो और y तो इसी प्लेन में होते हैं। z एक्सिस का मतलब हुआ ये एक्सिस ऐसे बाहर की तरफ है। अब क्योंकि बोर्ड पे 3 डायमेंशनली बना पाना पॉसिबल होता नहीं है, तो जब भी हम इस तरह का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये अंडरस्टूड होता है कि z एक्सिस बाहर की तरफ डायरेक्टेड है। तो x एक्सिस के अलोंग एक प्री डिफाइंड यूनिट वेक्टर है i कैप। इससे यहां पे नोटेशन का भी क्लियर होगा। i कैप, कैप जैसे वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं ना, वेक्टर a, तो लेकिन अगर हम a कैप लिख दें तो इन दोनों में एक डिफरेंस हो गया। a कैप का मतलब हुआ ये एक यूनिट वेक्टर है, और वेक्टर a का मतलब हुआ इसके पास कुछ मैग्नीट्यूड हो सकता है, यूनिट हो सकता है, डायमेंशन हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही हमने प्री डिफाइन कर दिया। x एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड यूनिट वेक्टर हो गया i कैप, y एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड यूनिट वेक्टर हो गया j कैप, और z एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड यूनिट वेक्टर हो गया k कैप। तो ये एक प्री डिफाइंड है, मतलब एक कन्वेंशन कह सकते हैं, माना गया है ऐसा। तो क्या बेनिफिट होगा यूनिट वेक्टर को डिफाइन करने से? तो हम आते हैं इसके सेकंड स्टेटमेंट पे जो थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था। हमने कहा यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू असाइन अ डायरेक्शन टू अ फिजिकल क्वांटिटी। इट इज यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस। अब एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनेंगे। A force of magnitude 20 Newton is directed along positive x-axis। आपको ये पूरा स्टेटमेंट अगर लिखना हुआ, तो अगर हम इस बात को ऐसा लिख देते हैं, वेक्टर F is equal to 20 I cap न्यूटन, तो ये पूरा स्टेटमेंट आ गया इसके अंदर। A force of magnitude 20 Newton is directed along positive x-axis। तो जब जब इस फोर्स का जिक्र होगा तब तब आप इतना बड़ा स्टेटमेंट तो यूज कर नहीं सकते। तो इससे क्या बेनिफिट हो गया? आपने लिखा वेक्टर F is equal to 20 I cap न्यूटन। तो इससे और क्या बातें पता चली? इससे ये पता चला कि F जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स है क्योंकि यहाँ पे न्यूटन लिखा हुआ है, और ये रहा मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है। और क्योंकि आई कैप जैसा पहले लिखा हुआ था ये यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है, तो फोर्स के मैग्नीट्यूड को तो ये बदलता नहीं है। तो 20 आई कैप न्यूटन जो है वो एक ऐसा वेक्टर मिल गया जो एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है। वैसे ही अगर आपको एक और एग्जांपल दे दिया जाए, एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कोई ऑब्जेक्ट है वो ऊपर जा रहा है वाई एक्सिस की तरफ, और इसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। अब ये स्टेटमेंट, एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव आई एक्सिस, अगर आपको बार बार ये स्टेटमेंट इस वेलोसिटी को यूज करना है तो बार बार इतना लंबा स्टेटमेंट तो यूज कर नहीं सकते। तो फिर से ऐसा ही एक नोटेशन, वेक्टर v, मतलब v एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 15 है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन किस तरफ है, y एक्सिस की तरफ, तो हमने यहां इसे j कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, और लास्ट में हम यहां पे मीटर पर सेकेंड लिख देंगे। तो इस तरह यूज हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ है तो हम k कैप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल यूज है यूनिट वेक्टर का। आगे हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे क्योंकि कुछ और इंफॉर्मेशन है जो इसके साथ एसोसिएट होंगी, तो हम इसको ढंग से समझ पाएंगे। अब हम एक और बात करते हैं वेक्टर, एक और कैटेगरी है हमारे पास वेक्टर की, दैट इज कॉल्ड नल वेक्टर। नल वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं।
ये भी एक स्पेशल टाइप का वेक्टर है। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज 0। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है इट्स डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। और तीसरी बात इसमें है इट हैज अ स्पेसिफिक यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट वेक्टर से थोड़ा डिफरेंट है ये, जैसा नाम ही है इसका नल वेक्टर। एक अब सवाल इसमें यह आता है कि भाई इट इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0, एक ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड 0 है, तो फिर इसको क्यों डिफाइन करना पड़ा? क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है। जैसे हम कहते हैं एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे नहीं है तो क्या है? अगर हम रिप्रेजेंटेशन चाहें, उसका नोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, तो हम क्या बोलेंगे? उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। बस इसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक नल वेक्टर डिफाइंड है। तो इट्स यूनिट इज 0, असाइन हो गया, इसमें कभी कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। नेक्स्ट इज इट्स डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। अब डायरेक्शन क्यों डिफाइन नहीं है? अगर आप कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है, ट्रैवल नहीं कर रहा है, तो अब ये बात कहना जरूरी है क्या कि वो ईस्ट की तरफ ट्रैवल नहीं कर रहा है, वो वेस्ट की तरफ ट्रैवल नहीं कर रहा है, वो नॉर्थ की तरफ ट्रैवल नहीं कर रहा है? तो जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल ही नहीं कर रहा है या किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0, तो हम क्या ऐसा बोलेंगे कि ईस्ट डायरेक्शन से इस पे लगने वाला फोर्स 0 है? तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जिस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड 0 है उसके साथ डायरेक्शन की बात करना भी मीनिंगलेस है, इसलिए इसका कोई डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता। तीसरी बात एक कंफ्यूजिंग और इंपॉर्टेंट बात है। जब हम ये चीज देखते हैं और ये बात पढ़ते हैं तो यहां पर एक कंफ्यूजन दिमाग में आना क्लियर होता है कि क्या, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो क्या इसका यूनिट भी 0 हो गया, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस भी हो गया? बिल्कुल नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको ऐसी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं और इसको लेके काफी कंफ्यूजन बना रहता है, इसलिए ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है।